नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में 1857 की क्रांति के बाद अगले टॉपिक की ओर रुख करेंगे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलनों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। रियासत के शासकों ने जागीरदारों को जो जमीनें दे रखी थी उनमें, और जो खालसा यानी कि जो राजाओं के अधीन थी उनमें भी राजस्थान में किसान आंदोलन हुए थे। अपन सर्वप्रथम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। ये राजस्थान का ही नहीं अपितु पूरे भारत का सबसे प्रसिद्ध किसान आंदोलन है। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि बिजोलिया वर्तमान में कौन से जिले में है। तो बिजोलिया जो है वो वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। यह पहला प्रश्न क्लियर हो जाता है। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो बिजोलिया है वो कौन से जिले में है। तो बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में है। अब बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो शुरू कब होता है और कब खत्म हुआ था, इसकी जो तिथि है वो है 1897 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक। दो प्रश्न बनते हैं इसमें। सबसे पहला कि यह किसान आंदोलन शुरू कब हुआ था। तो ये शुरू होता है 1897 ईस्वी में। इसके पीछे एक प्रश्न और बनता है कि विश्व का पहला किसान आंदोलन कौन सा था। तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। सर्वप्रथम प्रारंभ होने वाला ये किसान आंदोलन 1897 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1941 ईस्वी में खत्म हुआ था। यानी कि लगभग 45 सालों तक चलने वाला यह किसान आंदोलन भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। तो बहुत लंबे समय तक चला था। सबसे पहला किसान आंदोलन था। इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या क्या समस्याएं थी, क्यों किसानों ने आंदोलन किया था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 1893 ईस्वी यहां के जागीरदार बनते हैं, यानी कि बिजोलिया के जागीरदार बनते हैं राव कृष्ण सिंह। 1893 ईस्वी में बिजोलिया के जागीरदार बनते हैं राव कृष्ण सिंह। उस समय किसानों पर 84 प्रकार के कर थे। 84 प्रकार के कर, और साथ ही लाटा और कुंता पद्धति से किसानों की फसलों का आकलन किया जाता था। लाटा क्या था? खड़ी फसल का अनुमान लगा दिया जाता था कि भाई कितनी फसल होगी। और कुंता क्या था? एक्चुअल में जो अंत में जो फसल होती थी उसे कुंता कहा जाता था। अब ये क्या करते थे, जो जागीरदार के लोग थे वो बहुत ज्यादा अनुमान लगाते थे जानबूझकर। उन्हें पता था इतनी फसल उत्पादित नहीं होगी, उसके बावजूद भी वो अनुमान लगाते थे। फसल अनुमान से कम होती थी, यानी कुंता कम होता था, उसके बावजूद भी जो कर है वो इस लाटा पर लगाया जाता था। तो लाटा और कुंता पद्धति के साथ साथ 84 प्रकार के करों से जनता त्रस्त थी। और वहां के जागीरदार बनते 1893 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह। अब ये आंदोलन कब शुरू होता है? देखिए 1897 ईस्वी में। तो यहां क्या घटना होती है? 1897 ईस्वी गांव गिरधारीपुरा गांव के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गंगाराम धाकड़। इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके मृत्यु भोज के अवसर पर जब किसान इकट्ठा हुए तो वहां किसानों ने निर्णय लिया कि भाई मेवाड़ महाराणा के समक्ष जो है वो अपील भेजी जाए। मेवाड़ महाराणा के समक्ष अपील भेजी जाए
देखा जाए कि क्या होता है। तो दो व्यक्ति जो है वो नामित किए गए। एक का नाम था नानजी पटेल और दूसरे का नाम था ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, इन दो लोगों का चुनाव किया गया और उन्हें मेवाड़ महाराणा के दरबार में भेजा गया बिजोलिया के किसानों का दुख बताने के लिए। यानी नानजी पटेल और ठाकरी पटेल 1897 ईस्वी में महाराणा के दरबार में गए और उन्होंने वहां जाकर बिजोलिया के किसानों की व्यथा जो है वो महाराणा को सुना दी। महाराणा ने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को विश्वास दिलाया कि वो इस मुद्दे पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। इस विश्वास को लेकर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल पुनः ठिकाने यानी जागीर बिजोलिया गए। मेवाड़ महाराणा उस बात को भूल गए। उन्होंने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो राव कृष्ण सिंह जो यहाँ का जागीरदार था वो और खुला हो गया। उसे फ्री हैंड मिल गया कि भाई ठीक है, मेवाड़ महाराणा को तो कोई शिकायत है नहीं, वो जैसा करेगा वैसा वो कर सकता है। उसने इस चीज का फायदा उठाया और उसने 1903 ईस्वी में एक नया कर लगा दिया। कर का नाम था चौरी कर। यह कर था 5 रुपए का, यानी 84 प्रकार के कर तो थे ही, एक या 85 प्रकार का कर चौरी कर और लगा दिया 1903 में। कर क्या था कि कोई भी किसान जब अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो कर स्वरूप 5 रुपए जागीरदार को देगा। 5 रुपए उस काल में बहुत बड़ी रकम थी, तो 5 रुपए किसानों के पास समूचे थे ही नहीं, तो 5 रुपए देंगे कहां से। तो किसानों ने क्या किया कि अपनी बेटियों का विवाह करना बंद कर दिया। अब बेटियों को विवाह नहीं करिया, जागीरदार का क्या फर्क पड़ा, बेटी तो घर रहेगी। इस बात के कारण क्या हुआ कि किसानों को लगा कि जागीरदार तो दबेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जमीनों को पड़ती छोड़ दिया। प्रति यानी उसने उनको बोया नहीं। अब किसान जब बोएगा नहीं तो फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो मेवाड़ महाराणा को जो जागीरदार को एक हिस्सा लगान का देना होता है वो कहां से देगा। तो जागीरदार घबरा गया, यानी कि कहने का मतलब जमीन को पड़ती छोड़ने वाले किसानों की ट्रिक काम कर गई और राव कृष्ण सिंह किसानों से डर गया और उसने किसानों से समझौता करने का मन बना लिया। उसने किसानों से समझौता किया और किसानों से कहा कि वो चौरी कर को समाप्त कर देगा। किसानों ने देखा कि इस बार राव कृष्ण सिंह की बकरी फाटक में आ गई है, तो जितो फायदो उठायो जा सके उठा लिया। किसान कहो कि खाली तो काम कौन सा है और लाभ देना पड़सी। राव कृष्ण सिंह झुका हुआ था, उसे पता था कि नुकसान होगा, इसलिए वो मान गया। और फायदा क्या हुआ किसानों को, जो लगान पहले 50% था उसे घटाकर 40% कर दिया गया। यानी कि लगान जो 50% था उसे कम करके 40% कर दिया गया। यह किसानों की इस आंदोलन की पहली जीत थी। किसानों को लाभ हुआ और उसका फायदा उन्हें मिला, आंदोलन का उन्हें फायदा मिला। एक चौरी कर तो हटा ही दिया गया, साथ साथ लगान की जो दर थी वो भी 50% से घटाकर 40% कर दी गई। आगे बात करते हैं 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है 1906, और जागीरदार बनता है उसका पुत्र राव पृथ्वी सिंह। राव पृथ्वी सिंह अपने पिता से भी खतरनाक आदमी था। उसने क्या किया कि किसानों पर एक नया ही कर थोप दिया जो किसानों के लिए लागू नहीं था। यह शुल्क कौन सा था, तलवार बंदाई शुल्क।
क्या था बता देता हूं। तलवार बंदाई शुल्क को दूसरी भाषा में उत्तराधिकार शुल्क भी कहा जाता है। ये होता क्या है, जब कोई जागीरदार अपने पिता के स्थान पर गद्दी पर बैठता है तो वो उस खुशी में मेवाड़ महाराणा को एक उपहार भेजता है। उपहार क्या होगा, कितना होगा, यह तय नहीं होता। जितना ज्यादा उपहार देगा मेवाड़ महाराणा के सामने उस व्यक्ति की उतनी ज्यादा इज्जत बढ़ेगी। तो पृथ्वी सिंह ने सोचा क्यों ना बहुत बड़ा उपहार महाराणा को दिया जाए और उसकी उपाय जो है वो किसानों से कर ली जाए। किसानों से जब ये तलवार बंदाई, जो देना पृथ्वी सिंह को था, लेना मेवाड़ महाराणा को था, किसानों का कोई लेन देन ही नहीं था, फिर भी किसानों पर उसने करे लगा दिया। किसानों ने इसका विरोध किया और विरोध करने में जो व्यक्ति थे उसमें 3 व्यक्ति प्रमुख थे। नंबर 1 साधु सीताराम दास, 2 नंबर फतेहदान और 3 नंबर ब्रह्मदेव। ये 3 व्यक्ति थे। चमड़ीकर को हटाते समय किसानों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी। उससे किसान उत्साहित थे और उन्होंने पृथ्वी सिंह के विरुद्ध भी मोर्चा खोल दिया। लेकिन पृथ्वी सिंह राव कृष्ण सिंह से भी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति था। उसने झुकना पसंद नहीं किया और उसने इन तीनों लोगों का, यानी कि साधु सीताराम दास, फतेहदान चारण और ब्रह्मदेव का उसने दमन करवा दिया और उन्हें कुटवाकर ठिकाने से बाहर फेंकवा दिया और तलवार बंधाई शुल्क की जो है वो वसूली जारी रखी। कहने का मतलब राव कृष्ण सिंह से भी ज्यादा गंदा था राव पृथ्वी सिंह। अब 1914 ईस्वी, जब 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और जो राव बनता है या जागीरदार बनता है वो बनता है राव केसरी सिंह। राव केसरी सिंह ये अल्पवयस्क था, इसलिए क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई। इसके शासन संचालन के लिए समिति बनाई गई जिसका नाम था मुरसम्मात। ये मुरसम्मात बनाई गई। जो कमेटी थी राव केसरी सिंह का शासन में या जागीर को चलाने के लिए, सहायता देने के लिए जो कमेटी बनी उसका नाम मुरसम्मात कमेटी रखा गया। इस कमेटी ने क्या किया, आते ही कि जो पुराने कर थे, जो पहले से बकाया थे किसानों पर, उन करों को वसूलने में कठोरता बरती। तो एक बार जो आंदोलन पृथ्वी सिंह ने दबाया था वो पुनः आंदोलन शुरू हो जाता है। इस बार क्या होता है कि एक नए व्यक्ति का इस आंदोलन में प्रवेश होता है। यह बात है 1916 की। 1916 ईस्वी। अपन ने एक नाम पढ़ा था साधु सीताराम दास। इनकी मुलाकात होती है भूप सिंह से। भूप सिंह ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अंग्रेज पुलिस इनकी खोजबीन कर रही थी, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदल लिया और नाम रखा विजय सिंह पथिक। पथिक पुलिस से भागे हुए थे, उन्हें छुपने के लिए ठिकाना चाहिए था। उनकी मुलाकात 1916 में साधु सीताराम दास से होती है। साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक से कहा कि आप बिजोलिया ठिकाना चलिए और किसानों का नेतृत्व कीजिए। विजय सिंह पथिक को छुपने के लिए वैसे भी ठिकाना चाहिए था और किसानों की मदद के लिए वो आतुर थे। उन्होंने साधु सीताराम दास के जो निमंत्रण था उसको स्वीकार कर लिया और उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। अब इस आंदोलन को एक नया
जो रूप मिलता है, एक नई रोगनी देते हैं, वो देते हैं भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक आते ही 1917 ईस्वी में एक जो है वो मीटिंग का आयोजन करते हैं। यह मीटिंग रखी जाती है हरियाली अमावस के दिन। हरियाली अमावस्या के दिन एक मीटिंग रखी जाती है और उस मीटिंग में एक महापंचायत के द्वारा एक किसान उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है और उसका अध्यक्ष बनाया जाता है मन्ना लाल पटेल को। और इसी उपरमाल पंच बोर्ड के माध्यम से किसान आंदोलन को तीव्र कर दिया जाता है। अब विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने का जो है वो निर्णय लिया। उन्होंने आंदोलन को भारी रूप से प्रचारित और प्रसारित करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपने समाचार पत्र राजस्थान केसरी और साथ ही प्रताप, ये महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, ये गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित होता था। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रकाशित समाचार पत्र कहां से था? कानपुर से। ये जो समाचार पत्र था ये जो है वो विजय सिंह पथिक का था। विजय सिंह पथिक ने इस समाचार पत्र के माध्यम से राजस्थान में इस आंदोलन को जो है वो लोकप्रिय बनाया और प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस आंदोलन को पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया। तो इस प्रकार जैसे ही विजय सिंह पथिक की इस आंदोलन में एंट्री होती है, आंदोलन और अधिक तीव्र हो जाता है। विजय सिंह पथिक और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया गया। विजय सिंह पथिक की मेहनत रंग लाई और मेवाड़ महाराणा को झुकना पड़ा और किसानों की मांगों के अनुसार उन्हें जांच करने के लिए 1919 ईस्वी में एक आयोग गठित करना पड़ा। आयोग का नाम था बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कौन से आंदोलन से संबंधित था? ये आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया आया, उसने जांच की और जांच में किसानों की जो मांगे थी उनको सही पाया, लेकिन उस पर भी मेवाड़ महाराणा ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह सोते रहे, उन्होंने इस रिपोर्ट पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं और महात्मा गांधी के कहने पर मनमोहन देसाई, जो महात्मा गांधी के निजी सचिव थे देसाई जी, वो आकर बिजोलिया का दौरा करते हैं। उन्होंने भी किसानों की मांगों को सही माना। इस प्रकार चौतरफा दबाव पड़ने लगा। अंग्रेजों को लगा गड़बड़ होगी, इसलिए अंग्रेजों ने फरवरी 1922 में एजीजी, पढ़ चुके अपन, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी होलैंड के नेतृत्व में एक समझौता आयोग का गठन किया जो किसानों और राव केसरी सिंह के मध्य समझौता करवाएगा। किसानों की मांगों को मान लिया गया, समझौता कर लिया गया और 35 प्रकार के अवैध कर ओलैंड के द्वारा हटवा दिए गए। तो यह किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी। 35 प्रकार के करों को हटा दिया गया। काफी जो है वो प्रॉब्लम किसानों की समाप्त हो गई। आंदोलन लगभग समाप्त हो ही गया था, लेकिन उसी दौरान एक समस्या हो जाती है। राव केसरी सिंह की हो जाती है शादी, ब्याह हो गयो और ब्याह में कोड कोड में खर्चो कर दियो ज्यादा, पिसा लग गया बोला, जबकि अब आमदनी हो रही थी कम, क्योंकि 84 में से 35 प्रकार के कर हटाए जा चुके थे। खर्चो ज्यादा, आमदनी कम, लुगाई खावे बना कहे, तो समस्या बढ़ गई तो क्या किया? 1926 में
राव केसरी सिंह ने फैसला लिया कि वो करों को पुनर्निर्धारित करेगा और वो 1922 के फैसले को नहीं मानेगा। किसान पुनः इस बात से नाराज हो गए। किसानों ने अपनी जमीनों को पड़ती छोड़ दिया और जो है वो आंदोलन में लग गए। यानी जो आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था वो पुनः आंदोलन अब शुरू हो जाता है। इसी दौरान माणिक्यलाल वर्मा और जमुनालाल बजाज जैसे नेताओं की इस आंदोलन में जो है वो एंट्री होती है। उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। किसान जो है अपनी जमीनें जो है वो जागीरदार को सौंप देते हैं कि वो खेती नहीं करेंगे तो उन्हें पैसा कहां से मिलेगा या लगान कहां से चुकाएंगे। इसका परिणाम थोड़ा उल्टा हो जाता है। राव केसरी सिंह ने क्या किया, जमीनों की दोबारा नीलामी शुरू कर दी और दूसरे किसानों को उसने जमीनों का आवंटन करना शुरू कर दिया। किसानों का जो आंदोलन पहले लगान के विरुद्ध था उल्टा हो गया। अब उनको उनकी जमीनें चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जमीनें अब जो है वो जा चुकी थी किसके पास, केसरी सिंह, और केसरी सिंह से दूसरे किसानों के पास जमीनें चली गई थी। ये समस्या अब किसानों के लिए बढ़ गई। अब किसान करे तो करे क्या, एक तरफ गुआर दूसरी तरफ खाई। अब उन्होंने आंदोलन ये चलाया कि किसी प्रकार से उन्हें उनकी जमीनें वापस मिल जाए। उसी दौरान उसके बाद जो है वो माणिक्यलाल वर्मा जेल से निकलते हैं और वो जो है वो आंदोलन में कूदते हैं और जमुनालाल बजाज वगैरह नेताओं के साथ मिलकर एक समझौता करवा देते हैं। गांधी जी का भी उसमें योगदान होता है। समझौता करते समय जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे विजय राघवाचार्य, वो और राजस्व मंत्री मनमोहन सिंह की सहायता से जो है वो एक समझौता हो जाता है 1941 ईस्वी में। और समझौते के तहत किसानों को उनकी जमीनें लौटा दी जाती है और जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो 1941 में समाप्त हो जाता है। इस आंदोलन से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण बातें थी जिन पर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक आध प्रश्न और पूछा जाता है जिसमें ये पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन मूल रूप से किन का आंदोलन था। तो इसमें ज्यादातर जो थे वो धाकड़ जाति के किसान थे। धाकड़ जाति के किसानों का ये आंदोलन था मूल रूप से। इन किसानों ने यह आंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने जो है वो पंछीड़ा नामक गीत की रचना की थी, जो गीत किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करते थे। इसके अलावा भंवरलाल सुनार की ओजस्वी कविताएं भी किसानों में जो है वो जोश भरने का काम किया करती थी। तो इस प्रकार इस आंदोलन के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। आंदोलन बहुत लंबा चला। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों में नानजी पटेल, ठाकरे पटेल से लेकर बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, जिनमें साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, ब्रह्मदेव फतेहदान जैसे लोग थे। और अंत में 1941 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हो गया। धन्यवाद।